वेलकम फ्रेंड्स। हम विज़न आईएएस के करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। पीटी 365 ये अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है फरवरी से लेकर अप्रैल 2021 तक। हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। देन अब हमारा 4th टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन होगा वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। हम इसको स्टडी करेंगे। जो 2021 का जो एक्ट है वो अमेंड करेगा जो 1991 एक्ट है, और इसमें सर्टेन पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये एक हार्मोनियस रिलेशन प्रमोट करेगा बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सेंटर ने स्टेट भी किया गया था कोई स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म नहीं है 1991 एक्ट में, ताकि टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन हो सके रूल्स का। ये जो लॉ है ये कोई क्लैरिटी नहीं देखते व्हाट प्रपोजल और मैटर नीड टू बी टेकन अप विद एलजी बिफोर इशूइंग एनी ऑर्डर। और सेंटर ने ये भी स्टेट किया था कि ये अमेंडमेंट ये इंटरप्रिटेशन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तहत हुए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस हुआ था 2018 के तहत। सो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 239 ए 69 जो अमेंडमेंट हुआ था 1991 में, उन्होंने इंसर्ट किया था जो आर्टिकल 239 ए है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये ग्रांट करता है स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, और उसको एक लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे असेंबली के लिए। और पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस एंड लैंड जो सब्जेक्ट है वह यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में आएंगे, और जो रिमेनिंग स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं और जो भी मैटर है जो एप्लीकेबल है यूनियन टेरिटरी के लिए, वह लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें पावर है, उसके पास पावर है कि वह लॉ बना सकते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए। देन हम देखते हैं पौंडीचेरी केस के बारे में। जो सीएम है पौंडीचेरी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं पौंडीचेरी के वे कॉन्टीन्यूसली इंटरफेरेंस कर रहे थे उनके डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, और वे एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने क्वेश कर दिया, उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने रूल किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को वर्क करना चाहिए एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। डे टू डे अफेयर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के। 239A1 जो आर्टिकल है उसके तहत जो पार्लियामेंट है वह एक लॉ बना सकती है पौंडीचेरी के लिए। उन्होंने एक लॉ को एनेक्ट करा जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, जो कि पौंडीचेरी को गवर्न करता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर देता है कि वह लॉ बना सके जो भी मैटर है स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया अभी वहाँ पे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की रिकमेंडेशन से कि कोई भी पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट बना नहीं पा रही है क्योंकि वहाँ पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का लॉस है। देन हम देखते हैं ये कुछ जो केस हुआ था और उस जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है 2018 जो गवर्नमेंट ऑफ जो एक्ट जो जजमेंट हुई थी उसके तहत जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड है जो भी एडवाइस देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं आता लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत। देन जो 2021 का अमेंडमेंट एक्ट है उसमें गवर्नमेंट इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसका मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे होगा। एंड देन लेफ्टिनेंट गवर्नर की अक्रेंस ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जैसे कि पुलिस का मैटर है, पब्लिक ऑर्डर मैटर है, लैंड का मैटर है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्फ्रेंस रिक्वायर्ड नहीं है। इन मैटर्स को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्फ्रेंस रिक्वायर्ड नहीं है, और जो डिसीज़न होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वह कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और प्रियर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकि वह एब्सोल्युटली नेगेट कर सके आइडियल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस को। एंड डेमोक्रेसी कंसीड फॉर द बाय द 239A आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन हम देखते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे 2021 एक्ट के अनुसार
गवर्नमेंट के द्वारा, वह लिए जाएंगे एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, और वह लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे। और जो भी मैटर्स होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो स्पेसिफाइड करे होंगे, उनके ओपिनियन की मस्ट ज़रूरत है ताकि कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जा सके। एंड देन इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इसमें इसकी कोई जजमेंट नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली को कोई भी रूल बनाना होगा तो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसा रूल नहीं बनाएगी जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीज़न को देखेगी। एंड जो भी ऐसा कोई रूल होगा इस प्रोविज़न के अंतर्गत नहीं आता, इससे पहले भी वह भी वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन एलजी का असेंट इस बिल से रिलेटेड भी, एलजी असेंट नहीं देगा और उसको पास कर देगा प्रेसिडेंट को अगर उसको लगता है जो मैटर इस बिल में प्रोवाइडेड है वह आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ द पावर है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। देन लेजिस्लेटिव जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास पावर है कि वह रेफ़र कर सके उस मैटर को अगर उसमें डिसएग्रीमेंट है टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट और टू द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 239 AA के तहत। अब हम इवोल्यूशन देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। 1950 में जो दिल्ली है वो पार्ट सी स्टेट बना दी गई थी। एंड देन 1951 में वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की गई थी, वहाँ पे सीएम को इलेक्ट करा जाता था। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, उसके तहत दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बन गई थी और उसको एडमिनिस्टर किया जाता था एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड था। फिर 1966 में एक दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास हुआ था 1966। उसने प्रोवाइड करा था लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन दिल्ली थ्रू अ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। देन 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वह पास किया गया था। ये बालकृष्ण कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद हुआ था और ये GNSTD जो एक्ट है वो 1991 का पास किया गया था। इसी को अभी 2021 में अमेंड किया गया है। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के बारे में होगा। एक रिपोर्ट आई थी एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने प्रेजेंट की जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके। अब क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का, वह हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इधर जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है, ये न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज़ होती हैं और दोस्त जिन्होंने अभी तक सिक्योर नहीं करे हैं परसेंटेज ऑफ वोट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, और जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं कि वह स्टेट पार्टी बनी है या फिर उन्होंने कोई अभी तक इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं किए हैं जब से वह रजिस्टर्ड है। देन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर की गई होती है और उसको रिकॉग्नाइजेशन दी गई होती है एज अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है वह रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एक नेशनल पार्टी भी हो सकती है, स्टेट पार्टी भी होती है अगर वह सर्टेन कंडीशन मेट कर देती है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी अगर वह रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है स्टेट में तो उस पार्टी को एंगेज होना पड़ता है पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और उसकी एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए लोकसभा में फॉर एवरी 25 मेंबर ऑफ द हाउस, और एटलीस्ट 1 मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट फॉर एवरी 30 मेंबर ऑफ दैट असेंबली। एंड देन टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स होंगे उसमें वो 6% से कम नहीं होने चाहिए जनरल इलेक्शंस में स्टेट में। एंड देन अगर वह पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में ट्रीट करी जाती है 4 और मोर स्टेट में, तभी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। एसोसिएशन भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकती है without getting registered with ECI. However, they will be not be eligible for the available of the benefits under रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो बेनिफिट क्या होंगे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को, उनको एक
सिंबल अलॉट किया जाता है एक्सक्लूसिव रूप में, जो कि फिल्ड बाय द पार्टी, सॉरी। उसमें उसके लिए उनको एक प्रपोज़र की भी ज़रूरत होती है जो कि नॉमिनेशन को फिल करता है, और एंटाइटल होती है 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको ब्रॉडकास्टेशन मिलता है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है या फिर टेलीकास्ट फैसिलिटी हो सकती है। उनका जो इलेक्शन मोटिव्स है आकाशवाणी और दूरदर्शन में जनरल इलेक्शन के दौरान, और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 40 स्टार कैंपेगनर हो सकते हैं, और जो वह नॉमिनेट कर सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 20 स्टार कैंपेगनर्स। एंड देन ये एलिजिबल होते हैं सब्सिडाइज्ड लैंड के लिए फॉर पार्टी ऑफिसेज में। तो हमने देख लिया है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के बारे में। हमने कुछ क्राइटेरिया देखे हैं रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में। रिकॉग्नाइज्ड में वह नीली रजिस्टर्ड होते हैं, और उन्होंने अभी तक कोई सिक्योर नहीं किया होता परसेंटेज ऑफ वोट जो असेंबली और जनरल इलेक्शन के दौरान चाहिए होते हैं, और अगर वह कभी कॉन्टेस्ट भी नहीं किया होता तब भी जब से वह रजिस्टर्ड है। और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ वह होती हैं जो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत रजिस्टर्ड की जाती है एज ए नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। अगर वह स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज़ की जाती है तो सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, कंडीशन होते हैं। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में होने के लिए उसको कॉन्टीन्यूसली एंगेज होना पड़ता है 5 ईयर्स तक, और 1 मेंबर होना चाहिए उनके लोकसभा में फॉर एवरी 25 मेंबर्स, और 1 मेंबर होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर दैट एवरी 30 मेंबर्स। एंड टोटल वैलिड वोट उनको मिलने चाहिए 6% से कम नहीं होने चाहिए, वो 6% से ज़्यादा होने चाहिए। अगर वो नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड करना चाहती हैं तो वह 4 और मोर स्टेट में रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी होनी चाहिए। देन एसोसिएशन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में, पर वो एलिजिबल नहीं होते। अगर वह रजिस्टर्ड नहीं है तो एसोसिएशन पार्टिसिपेट करते हैं, पर वह एलिजिबल नहीं होते जो बेनिफिट मिलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। सो बेनिफिट्स देखे हमने कि उनको इलेक्शन सिंबल मिलता है, प्रपोजर मिलता है, सेट ऑफ रोल्स इलेक्टोरल रोल्स मिलते हैं, ब्रॉडकास्ट फैसिलिटी मिलती है, 40 स्टार कैंपेगनर मिलते हैं, और एलिजिबल होते हैं सब्सिडाइज्ड लैंड ऑफिस के लिए। एंड देन हमारा जो टॉपिक होगा वो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन एक्ट 2021। हारमोनिया चुरा के रब बाजा चपाती पे बुला के माही मेरा किथे रह गया कड शकना चपवा के दिल मेरा संटी है तू दिल ना मेरा तोड़ना कहते हैं नैन मेरे तू नैन किसी से। Parliament enacted was enacted to consolidate and amend the law relating to domestic arbitration, international commercial arbitration, on enforcement of foreign arbitral award and the law related to conciliation। जो एक्ट है वो अमेंड किया गया था 2015 में टू मेक यूज़र फ्रेंडली, cost effective and ensure speedy disposal and neutrality of the arbitrate। It was again meant to promote institutional arbitration in the country। Arbitration and conciliation ordinance was brought to ensure that all the stakeholder parties get an opportunity to seek unconditional stay of enforcement। This is the Arbitration and the Conciliation Ordinance Act of 2020। Key features देख लेते हैं। Automatic stay on awards, automatic stay on a bill clarify that stay on the arbitrary award may be granted by the जो आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सुलेशन एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था व्यू की ताकि कॉन्सुलेट किया जा सके, अमेंड किया जा सके लॉ रिलेटिंग टू द डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड और लॉ रिलेटिंग टू कॉन्सुलेशन। इसको फर्दर अमेंड किया गया 2015 में ताकि आर्बिट्रेशन प्रोसेस को यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके एंड स्पीडी डिस्पोजल हो और न्यूट्रलिटी हो आर्बिट्रेटर्स का। एंड इसको फिर से अमेंड किया गया 2019 में ताकि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन को कंट्री में
प्रमोट किया जा सके। आर्बिट्रेशन और द कंसोलिडेशन ऑर्डिनेंस 2020 है, उसको प्रमोट किया गया ताकि इंश्योर किया जा सके जितने भी स्टेक होल्डर पार्टीज़ हैं उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि अनकंडीशनल स्टे हो सके इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स में। अब हम आर्बिट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन एक्ट देख लेते हैं 2021 का। ये रिप्लेस करेगा आर्बिट्रेशन एंड द कंसोलिडेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 2020। अब हम इसके की फीचर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट की फीचर्स देख लेते हैं एक्ट का। ये ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स करते हैं, जो बिल क्लेरिफाई करते हैं जो भी स्टे होता है आर्बिट्रल अवार्ड में वे ग्रांट करा जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर पेनेंसी हो सेटिंग असाइड एप्लीकेशन की, और अगर वो प्राइमा फेसी सेटिस्फाई हो दैट द रेलेवेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वाज इंड्यूस्ड बाय अ फ्रॉड और करप्शन के थ्रू हुआ है आर्बिट्रेशन। प्रेजेंटली जो 1996 का जो एक्ट है वह अलाउ करता है पार्टी को कि वह एप्लीकेशन को फाइल कर सकें जो भी आर्बिट्रल अवार्ड हुआ है उसको असाइड करने के लिए। हावर 2015 एक्ट के अनुसार ऑटोमेटिक स्टे ग्रांट नहीं किया जा सकता जो भी अवार्ड दिया जाता है, सिर्फ एप्लीकेशन के फ़ाइल करने से ही। और जो क्वालिफ़िकेशन है आर्बिट्रर की, जो बिल ने रिमूव कर दिया है 8 शेड्यूल जो कि आर्बिट्रर्स के लिए है। इंस्टेड दैट जो क्वालिफ़िकेशन होगी, एक्सपीरियंस होएगा, नॉर्म्स होएगा, एक्रेडिटेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन विल बी स्पेसिफाइड। रेगुलेशन होंगी आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसके तहत होगा। 1996 एक्ट ने सर्टेन क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्रेडिटेशन नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए थे आर्बिट्रेट के लिए 8th शेड्यूल में। और फर्दर जो जनरल नॉर्म्स एप्लीकेबल थे आर्बिट्रेट के लिए उनके लिए ये इंक्लूड करा गया था कि वह कन्वर्जेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। 8th शेड्यूल के अनुसार जो आर्बिटर है उसको एडुकेट होना चाहिए एडुकेट एक्ट 1961 के तहत, और उसका पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वह ऑफिसर हो सकता है इंडियन लीगल सर्विसेज का जो भी हो इसमें। एंड देन हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलेशन, इसमें मोड होते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के। जो डिस्प्यूट है वह लिटिगेशन के अलावा बिना लिटिगेशन से सॉल्व किया जाता है। लिटिगेशन यानी कि कोई कोर्ट वगैरह नहीं होता है इसमें, जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करे बिना ही यही डिस्प्यूट सेटल किया जाता है। एडीआर मैकेनिज़्म में पार्टीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है ताकि वह डील कर सकते जो भी अंडरलाइंग इश्यूज़ है डिस्प्यूट में कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में और इंक्रीज्ड एफिकेसी के साथ। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में 4 वे होता है कि ताकि कोर्ट के बाहर ही और बिना कोर्ट के अंदर जाए हम जो डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर सकें। ये 4 तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले आर्बिट्रेशन, इसमें आर्बिट्रेशन होता है, ये बाइंडिंग ये बाइंडिंग होता है पार्टीज़ के लिए। इसमें आर्बिटर को ही एविडेंस के रूप में माना जाता है, इसमें आर्बिटर एविडेंस को कंसीडर करता है। देन नेगोशिएशन होता है, ये वॉलेंट्री एग्रीमेंट होता है, ये सॉल्यूशन को डायरेक्टली सॉल्व करने का काम करता है जो भी डिस्प्यूट होता है। देन कॉन्सिलेशन होता है, ये नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होता है। कॉन्सिलेटर का काम होता है कि वह लॉ को एक्सप्लेन करता है। देन मेडिएशन होता है, ये नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करता है। मेडिएटर प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट करता है। देन हमने ये पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से वेज के तहत सॉल्व करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम्स को। देन हम आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। आर्बिट्रेशन एंड द कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको इस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेट किया गया था इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में, जिसका नाम है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ACI। ACI है, ये सेट की ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन एंड एक्रेडिशन ऑफ आर्बिट्रेटर को सेट करता है। जो ACI है वह हेड किया जाता है चेयरपर्सन के द्वारा जो कि जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर चीफ जस्टिस और जज हो सकता है हाई कोर्ट का, और एमिनेंट पर्सन भी हो सकता है जो कि अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद। जो अदर मेंबर होते हैं इसमें वह एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर होते हैं, एकेडमिशियन होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है आर्बिट्रेशन में, और गवर्नमेंट अपॉइंटीज़ में। तो हम रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं।
नीति आयोग ने एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक को लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो हैंडबुक है ODI, ये रेजोल्यूशन है डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट का। पर्टिकुलरली जो स्मॉल और मीडियम वैल्यू केसेस होते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ, टेक्निक के यूज़ के साथ जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि नेगोशिएशन, मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है रियलाइज़ करता है नोशन दैट कोर्ट शुड बी सर्विस नॉट अ प्लेस, एंड देन डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड जो इंक्रीज़ हो रहा है एक्सेस टू इंटरनेट, वह की रोल प्ले करते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक की रोल प्ले कर सकता है ताकि वह आइडियल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, ये वैल्यू को हम प्राप्त कर सकें। जो मॉडल होते हैं ODR के अंदर वे होते हैं, ऑप्ट इन मॉडल होता है, ये वॉलेंट्री मॉडल होता है कि वह मीडिएशन में जाना चाहते हैं नहीं। एंड ऑप्ट आउट मॉडल होता है, ये भी मैंडेटरी होता है कि वह एंटर होना चाहते हैं मेडिएशन में सिर्फ 1 सेशन के लिए, एंड देन पार्टीज़ हैव लिबर्टी टू ऑप्ट आउट इफ़ दे फील सो। देन हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ ODR के बारे में। ये 2006 से स्टार्ट हुआ था, जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया गया था एक EIN डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी INDRP, जो कि प्रोवाइड करता था ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। 2018 में जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, उन्होंने समाधान पोर्टल को लॉन्च किया गया था, जो कि एड्रेस करता था जो भी डिले ऑफ पेमेंट हो रहे हैं डिस्प्यूट माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की प्रॉब्लम जो डिस्प्यूट होते थे उसको सॉल्व करने का काम करता था समाधान पोर्टल के थ्रू। एंड देन 2020 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की थी ताकि एफिशिएंट रेजोल्यूशन हो सके टैक्स डिस्प्यूट का ODR के माध्यम से। बीच में ये भी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2017 में एक स्टेटमेंट इशू करी थी ताकि गवर्नमेंट एजेंसी को अर्ज किया जा सके ताकि वह डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के माध्यम से। देन EADR चैलेंज भी है, ये लॉन्च किया गया था ताकि आइडेंटिफाई कर सकें और सपोर्ट कर सकें जो ODR स्टार्टअप्स हैं। 2020 में गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की थी ताकि एफिशिएंट रेजोल्यूशन हो सके टैक्स डिस्प्यूट का ODR के माध्यम से। 2020 में नीति आयोग ने कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी, ये एक ही सिक्री के अंदर करी गई थी ताकि हम ब्रॉडली बेस यूज़ ऑफ ADR इन इंडिया का कर सकें। दैन 2020 में छत्तीसगढ़ ने कंडक्ट करी थी अपनी फर्स्ट वर्चुअल लोक अदालत, जो कि प्रोवाइड करती थी कॉन्सलेशन सर्विसेज और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करती थी। याद रखिए, कॉन्सलेशन सर्विसेज होती हैं नॉन बाइंडिंग नेचर की होती है, आर्बिट्रेशन बाइंडिंग नेचर की होती है। एंड देन 2020 में डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड लॉ एंड जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कॉल की थी ताकि इंट्रोडक्शन हो सके टेक्नोलॉजी का आर्बिट्रेशन में और कॉन्सलेशन प्रोसेस में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये हमने आर्बिट्रेशन और कॉन्सलेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में देख लिया है। इन्होंने 1996 का जो एक्ट है उसको अमेंड करा है। ये अमेंड 2015 में भी हुआ था। इसमें यूज़र फ्रेंडली बनाया गया था आर्बिट्रेशन प्रोसेस को, एंड फिर उसको 2019 में अमेंड करा गया और उसमें इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन को प्रमोट किया गया। एंड देन जो ऑर्डिनेंस एक्ट था 2020 का, उसने इंश्योर करा कि जितनी भी स्टेक होल्डर पार्टी है उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वह अनकंडीशनल स्टे आर्बिटर अवार्ड को प्राप्त कर सके। एंड देन 2011 का जो एक्ट है वह रिप्लेस करेगा 2020 ऑर्डिनेंस एक्ट को। देन हमने इसके की फीचर्स देखे थे, ऑटोमेटिक स्टे ऑन अवार्ड्स, जो भी करप्ट माध्यम से आर्बिट्रेशन होती है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है, और जो क्वालिफ़िकेशन होती थी आर्बिट्रेटर्स की 8 शेड्यूल के तहत वह उसने रिमूव करने का काम करा है इस बिल ने। देन 1996 जो एक्ट था वह क्वालिफ़िकेशन और जो 8 शेड्यूल में होती थी उसको कम्प्लीटली उसने रिमूव कर दिया है। और 8th शेड्यूल में ये भी था कि एडुकेट एक्ट जो 1961, उसके ऊपर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ऑफिसर होना चाहिए लीगल सर्विसेज का, इसको भी एबॉलिश कर दिया है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में हमने देखा था, उसके मैकेनिज़्म को ये कोर्ट के बाहर जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करने का कार्य करती हैं,
और इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में और इंक्रीज़ एफिकेसी में प्रॉब्लम डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। इसमें 4 वेज़ होते हैं, आर्बिट्रेशन के माध्यम से जो कि बाइंडिंग होता है, नेगोशिएशन के माध्यम से ये वॉलंटरी एग्रीमेंट होता है, और कॉन्सिलेशन ये नॉन बाइंडिंग नेचर का होता है। कॉन्सिलेटर का काम सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन करना होता है। मीडिएशन ये भी नेगोशिएशन का काम करते हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, जो एक्ट हुआ था 2019 का, उसके तहत ये इस्टेब्लिश करी गई थी। ये ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्ररी इंस्टीट्यूशन और एक्रेडिशन ऑफ आर्बिट्रेटर का काम करती है, और इसको हेड करते हैं चेयरपर्सन, जो कि जज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं, हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के एमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, और ये अपॉइंट करा जाता है इन कंसल्टेशन विद अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने रिलेटेड न्यूज़ देख ली थी। नीति आयोग के ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में हमने देखा था कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है नेगोशिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से। देन हमने इसमें ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट मॉडल होते हैं। इसमें वॉलेंट्री एंटर कर सकते हैं मीडिएशन में, और ऑप्ट आउट मॉडल में ये होता है सिर्फ 1 सेशन तक एंटर कर सकते हैं। अगर वो पार्टी को लगता है कि उन्हें ऑप्ट आउट करना चाहिए तो वह ऑप्ट आउट कर सकते हैं। देन हमने इवोल्यूशन ऑफ ODR देखा था 2006 में, जो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज था, उन्होंने INDRP को अडॉप्ट किया था, जो कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 2017 में लॉ एंड जस्टिस ने जो रिजॉल्व करा था ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के द्वारा। एंड MSME का समाधान पोर्टल था, ये भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करता था। MSME से रिलेटेड 2019 में EADR चैलेंज लॉन्च किया गया था, जो कि ODR स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज़ करता था। एंड देन 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम है, जो टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को ODR के माध्यम से सॉल्व करती थी। नीति आयोग ने एक कमेटी भी बनाई थी एक ही सिकरी के अंदर, जो कि यूज़ ऑफ ADR को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए थी। और छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने वर्चुअल लोक अदालत प्रोवाइड करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को भी बनाया था 2010-20 में, और ये टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बात करती थी आर्बिट्रेशन और काउंसलिंग में। सो अब हमारे ये टॉपिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के बारे में देखेंगे 2021। सो अब हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।